वेलकम टू केपी पॉइंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मानव जनन तंत्र को डिस्कस किया और अब हम एक लेक्चर में जनन स्वास्थ्य को खत्म करेंगे। ठीक है साहब, बोर्ड के पर्पज से रिवीजन। तो चैप्टर का नाम है हमारा जनन स्वास्थ्य। दूसरे शब्दों में से हम क्या बोलेंगे साहब? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो जनन स्वास्थ्य का जो तात्पर्य है वो स्वस्थ जनन अंगों और सामान्य प्रकारों से संबंधित है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यही है। देखिए WHO क्या कहता है सर? WHO की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO जो जनन स्वास्थ्य का अर्थ बताता है उसका मतलब है साहब संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य में क्या आता है साहब? वो शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए तथा व्यवहारात्मक रूप से भी क्या होना चाहिए? वो स्वस्थ होना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य, तब जाके हम उसे स्वस्थ बोलेंगे। ठीक है सर। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य का मीन्स क्या है वो मैंने आपको बताया, WHO के अनुसार क्या है वो मैंने बताया। आगे चलते हैं सर। तो सर्वप्रथम भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम लेके आए साहब। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम, आज के तारीख में इसे हम परिवार कल्याण के रूप से जानते हैं। की शुरुआत कब हुई साहब? 1951 में हुई। 51 में। और पूरे संसार में भारत ही ऐसा है जिसने सर्वप्रथम ये काम किया। इसका मतलब क्या हुआ परिवार नियोजन का? जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों में इसे सम्मिलित करते हुए बहुत एवं व्यापक कार्यक्रम, व्यापक यानी कि बड़ा कार्यक्रम, और आज की तारीख में उसका नाम क्या है साहब? मतलब इसका ही जो बड़ा रूप है परिवार नियोजन का, और इसके साथ साथ हमने जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को भी जोड़ दिया है और एक बड़ा कार्यक्रम बना, प्रोग्राम बना, जिसका नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इंग्लिश में इसे हम RCH बोलते हैं, बोले तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से आज क्या है साहब? ये प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आज की तारीख में ये है सबसे बड़ा कार्यक्रम। बात कर लेते हैं नोट के बारे में। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्ब भेदन यानी कि एमिनोसेंटेसिस, जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया। क्या लगाया साहब? प्रतिबंध लगा दिया। अब ये एमिनोसेंटेसिस क्या है इसके बारे में बात करें। बिल्कुल साहब, एमिनोसेंटेसिस में घुले एमनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का निरीक्षण किया जाता है। क्या उपयोग है साहब एमनियोसेंटेसिस का? ये तो हमने दुरुपयोग देखा था, किसी लिंग का पता चल रहा है, लिंग निर्धारण हो रहा है, इसलिए इसको बैन कर दिया है। लेकिन इसे उपयोग भी है। इससे कई सारी बीमारियों का पता चलता है, जैसे डाउन सिंड्रोम,
हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस सब का क्या लगाया जाता है सर, पता लगाया जाता है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में एक फैक्ट आ जाता है, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्या आप जानते हैं करके, हम भी बात कर लेते हैं। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, बोले तो CDRI, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की। इसका क्या काम है ये हम आगे पढ़ेंगे सब। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डाटा की बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देखिए यहाँ मैं ईयर लिख देता हूँ, ये आपका संसार हो गया, वर्ल्ड, और ये हमारा भारत हो गया। तो जब 1900 की बात करें तो पूरे संसार की आबादी जो थी वो 2 अरब थी। 2000 आते आते ये आबादी 6 अरब हो गई, और 2011 की बात करें तो ये आबादी जो थी वो कितनी हुई थी, 7.2 अरब। और यही डाटा अगर भारत में देखें तो हम आज़ादी के समय, 1900 तो नहीं बोलेंगे, आज़ादी के समय, यानी कि आप समझ गए होंगे 46-47 के समय कितनी थी, 35 करोड़, 35 CR लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया, और 2000 तक हम 1 अरब हो गए साहब। और ये बात यहीं नहीं रुकी, 2011 तक 1.2 अरब, करंट की कंडीशन आप जानते ही हो, 1.42 अरब हैं हम। अगर आप इसे डिटेल में देखने जाओगे तो आप देखते हैं हर जो 10 साल में जनगणना होती है उसमें, इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, हर 10 साल में हम डबल होते गए। अब इतने हिसाब से बढ़ेंगे तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है, बिल्कुल है साहब। तो प्रॉब्लम की बात कर लें, देखिए अगर भारत में इतनी वृद्धि होगी तो क्या ये चेतावनी वृद्धि है, बिल्कुल साहब, चेतावनीपूर्ण वृद्धि। और जब इतनी वृद्धि होगी तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्या हो जाएगा साहब, उनका अभाव हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स ज्यादा बढ़ेंगे तो हो जाएगा या फिर हो सकता है। और मूलभूत आवश्यकता आप जानते ही, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर। क्या इन चीजों की कमी हो जाएगी अगर नंबर्स या फिर पॉपुलेशन बढ़ती हुई जाएगी तो, बिल्कुल साहब, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। तो इस चीज से बचना है कि नहीं बचना है, बिल्कुल बचना है। तो इस समस्या से निपटने के उपाय जो थे, पहला था लघु परिवार को बढ़ावा देना। अब ये लघु परिवार संयुक्त परिवार और वैसा वाला नहीं है, लघु परिवार को बढ़ावा देना यहाँ पे मतलब है कि कम बच्चे पैदा करना। ठीक है, और दूसरा गर्भ निरोधक उपाय अपनाने हेतु प्रेरित करना। आप सोचो उस टाइम से हम कोशिश करते आ रहे हैं लोगों को समझाने की, और अभी तक चल रही है, हालांकि समझ में आया है लोगों को। अब इस चीज को और बड़ा करने के लिए स्लोगन बनाए, आपने देखे भी होंगे, यहाँ एड में देखा होगा। पहले चलता था जो स्लोगन था वो था हम दो हमारे दो, या बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे करके चलता था। जबकि आज की अगर हम बात करें तो जो शहर में लोग बाग हैं, आज की कंडीशन इतनी भयानक है, आजकल लोग प्रिफर कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं साहब, हम दो हमारा एक, क्योंकि अच्छी लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करती है सर। और ये सब कैसे हो पाएगा, जब हम लघु परिवार बनाएं, यानी कि हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, या फिर गर्भ निरोधक अपनाएं। ठीक है, तो गर्भ निरोधक की बात करते हैं। तो गर्भ निरोधक के उपाय, तो आज की तारीख में अगर हम बात करें एक आदर्श गर्भ निरोधक की, अब आपको लगे कि गर्भ निरोधक क्या होता है, तो ऐसी चीजें जिनकी वजह से गर्भ का धारण ना हो क्या कहलाएंगी, गर्भ निरोधक। अब ये कौन कौन है और कैसी होनी चाहिए, आदर्श यानी कि बहुत अच्छी। चलिए सब बात करते हैं क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता। आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला हो,
हितों की रक्षा करने वाला। दूसरा, ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसे प्राप्त करने का प्रोसीजर ही लेंदी हो जाए, यहाँ बहुत टफ काम हो जाए। अब गर्भ निरोधक लें तो काम करने वाला भी होना चाहिए, इसका मतलब प्रभावी, और इसका कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, सब दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग फिर उपयोग नहीं करेंगे। कोई दुष्प्रभाव ना हो, और हो तो कम से कम। और अगर हम बात करें तो उपयोगकर्ता की कामेच्छा, यानी कि मैथुन करने की इच्छा जो है। दूसरा, मैथुन करने की प्रेरणा, और मैथुन, इन तीनों में से किसी में वो बाधक ना हो, क्योंकि अगर आप जानते हैं बाधक हो गया तो फिर कोई भी उपयोग नहीं करेगा। तो आपको आदर्श गर्भ निरोधक समझ में आ गया। अब गर्भ निरोधक के साधनों के बारे में बात करें कि कौन कौन से ऐसे वो साधन हैं जिनसे ये गर्भ निर्धारण नहीं होता। अब हम बात करते हैं गर्भ निरोधक साधन। जिसमें पहली विधि आती है साहब प्राकृतिक या परंपरागत। दूसरे उपयोग किए जा सकते हैं रोध, या इन्हीं को दूसरे शब्दों में बोला जाता है बैरियर। तीसरी होती है आईयूडी, इसका एग्जाम्पल आप जानते ही हो, कॉपर टी। टीके ऐसे हो सकते हैं सर, अंतररोपण भी, और परमानेंट जो इलाज है वो शल्य क्रियात्मक विधियां, शल्य चिकित्सात्मक। ठीक है सर। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक या परंपरागत। अगर इन्हें हम नेम नोमेनक्लेचर करें बी सी डी ई एंड एफ, तो हम सबसे पहले ए की बात करते हैं, जो कि क्या है, प्राकृतिक विधियां हैं। तो प्राकृतिक विधियां के किस सिद्धांत पे काम करती है? तो अगर इनका मैं सिद्धांत लिखूं तो इंपॉर्टेंट है, सब ये पूछे जाते, तो ये अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो ये मीटिंग नहीं होने देते अंडाणु और शुक्राणु की। और आप जानते हैं अगर मीटिंग नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो गर्भधारण नहीं होगा, और यही हमें करना था, गर्भधारण ना हो। ठीक है। अब इसके अंदर भी कई विधियां हैं, जिसमें से पहली आती है आवधिक संयम, दूसरी होती है बाह्य स्खलन, या मैं बोलूं अंतरित मैथुन, तीसरी आती है स्तनपान अनार्थ, या लैक्टेशनल एमिनोरिया। चलिए साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं आवधिक संयम की। एक दंपति माहवारी चक्र के, माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच मैथुन ना करे या मैथुन से बचे। और ऐसा क्यों? या क्योंकि इसे अंडोत्सर्गी अवधि माना जाता है, अवधि माना जाता है। अब अगर इसे अंडोत्सर्ग आ जाएगा और इधर से मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक आ जाएगा तो फ्यूजन हो जाएगा, और वही तो हमें बचाना है, गर्भधारण के चांस ज्यादा होते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। ये आवधिक संयम एक विधि है। दूसरी आती है बाह्य स्खलन, दूसरे शब्दों में इसे अंतरित मैथुन बोला जाता है। ये क्या है सर? पुरुष साथी संभोग के दौरान
वीर्य स्खलन के ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। अर्थात कि जो नर युग्मक है उसको स्त्री के शरीर में या योनि में ना पहुंचाया जाए, उसे बाहर डाला जाए। और नर युग्मक नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा साहब? निषेचन नहीं होगा, तो गर्भधारण भी नहीं होगा। और तीसरी विधि आती है स्तनपान अनार्तक, या इसे ही बोला जाएगा लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये क्या है साहब? प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता। और याद रखें साहब, इसकी जो अधिकतम सीमा है या अधिकतम अवधि है, अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह कारगर मानी गई है, यानी कि 6 महीने। उसके बाद क्या हो सकता है साहब? गर्भधारण हो सकता है। अब जितनी भी मैंने विधि ऊपर बताई हैं, जो प्राकृतिक विधि है, इनके बारे में अगर एक लाइन लिखें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्राकृतिक विधियां या विधियों के दुष्प्रभाव कितने हैं? आप कोई केमिकल नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, तो दुष्प्रभाव कितने हो गए? 0, बोले तो 0। और जब आप ऐसा नहीं कर रहे तो इनकी फेलियर रेट, यानी कि ये काम करे तो इसकी फेलियर रेट क्या हो जाएगी साहब? ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जरूरी नहीं है कि गर्भधारण ना हो भी सकता है। ये सब चांस की बात है। अब हम आगे की विधि के बारे में बात करते हैं, जो कि कौन थी? रोध या बैरियर। इसके बारे में देखते हैं साहब, इनका सिद्धांत क्या है। तो इनका सिद्धांत भी वही है जो प्राकृतिक विधियों में था। अंडाणु और शुक्राणु भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। ठीक है सर। अब इसमें आता है कंडोम, जिसे दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? निरोध। फेमस ब्रांड है निरोध। और ये दोनों के लिए उपलब्ध है, पुरुष व स्त्री। क्या है कंडोम या निरोध? तो इनकी बात करें, पतली रबर या लेटेक्स से बनाए जाते हैं, या लेटेक्स से बने। दूसरा, ये पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि को ढकते हैं एवं गर्भाशय ग्रीवा को ढकते हैं। और ढकने से क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं होता। और नहीं होगा तो गर्भधारण से बचा जा सकता है कि नहीं? बचा जा सकता है। ये लाइन कई बार अभी जो मैं लिखने वाला हूं ट्रू फॉल्स में आ जाती है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड क्या है साहब? निरोध है। काफी लोकप्रिय है। आजकल आप देखें तो कंडोम के उपयोग में वृद्धि हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा, यौन संचारित रोग, एड्स, HIV वगैरह, वहां एड्स से बचाव। देखिए लिख भी दिया। ये सिंगल यूज होते हैं, यानी कि एक बार यूज करने के बाद फेंकने होते हैं सर। दूसरी बात, खुद से यूज किए जाते हैं या खुद से
लगाए जाते हैं, डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं होती और उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी बनी रहती है। आगे चलें तो आप देखते हैं डायाफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी तथा वाल, और इनसे गर्भाशय ग्रीवा को क्या किया जाता है सर? ढका जाता है। इन्हें पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, ये रीयूजेबल है। रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, यानी कि शुक्राणु को मारने वाली क्रीम, जेली एवं फॉर्म बोले तो झाग का प्राय इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो गर्भ निरोधक की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में प्रभावी और लोकप्रिय जो गर्भ निरोधक विधि है, कौन सी है साहब? अंतः गर्भाशयी युक्तियां, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं मैंने? आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये अनुभवी डॉक्टरों या नर्सों द्वारा लगाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आती है। अब हम टाइप्स में बात करें तो सबसे पहले औषधि रहित आईयूडी, इसका एग्जाम्पल कौन है? लिपेस्लू, इंपॉर्टेंट है साहब, पूछा जाता है। ऐसे ही कुछ तांबा मोचक होती हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? तांबा मोचक आईयूडी। इसके एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, कॉपर टी। ऐसे ही हम बात करते हैं हार्मोन मोचक आईयूडी की, और इसके एग्जाम्पल में आएंगे प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट है साहब, ये याद रखने हैं आपको। आईयूडी के कार्यों की बात करें हम तो ये कॉपर आयन रिलीज करती है, CU है ये, मैं ऐसे ही लिखता हूं सर एक साथ ही। कॉपर आयन मोचित करके भक्षकाणु या फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा? शुक्राणु की गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता कम हो जाती है। और अगर मान लो यहां से बच भी जाए शुक्राणु, तो गर्भाशय को ये अनुपयुक्त बना देती है। इसके लिए अनुपयुक्त, रोपण के लिए। ठीक है साहब, यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं आप, जो गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। ठीक है साहब, अन्य गर्भ निरोधक की हम बात करें, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन। मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है। इसकी जो टैबलेट है और ये गोलियों या पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। कब तक ली जाती हैं साहब? ये 21 दिन तक, और प्रतिदिन। और स्टार्ट कब से करनी होती है? अगर स्टार्ट की बात करें तो माहवारी का पहला दिन।
क्या काम है इनका? तो ये संदमित करती हैं। किसको संदमित करती हैं? अंडोत्सर्ग और रोपण को। कैसे? ये गर्भाशयी ग्रीवा की श्लेष्मा यानी कि म्यूकस की गुणवत्ता को बदल देती हैं। ठीक है साहब, तो इसने गुणवत्ता बदल दी। अब हमने जो शुरुआत में बात की थी सहेली की, उसकी बात करते हैं दोबारा। सहेली एक गैर स्टेरॉयडल सामग्री है, यहाँ टैबलेट है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, गैर स्टेरॉयडल, और हफ्ते में एक बार ली जाती है ये। दुष्प्रभाव बहुत कम है इसके। तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लांट या अंतर्रोग की। सारे मेथड हैं या विधियां हैं ताकि गर्भधारण से बचा जा सके, वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक और है इम्प्लांट या अंतर्रोग। तो ये प्रोजेस्टोजन या तो अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन लिया जाता है, या फिर इनके टीके भी, संयोजन भी या फिर टीके त्वचा के नीचे क्या किए जाते हैं साहब? इम्प्लांट किए जाते हैं। इसलिए इसे इम्प्लांट या अंतर्रोग बोला है। अगर इसकी कार्य विधि की बात करूं मैं, काम कैसे करेगी, तो बिल्कुल ऐसे काम करेगी जैसे हमने ऊपर पढ़ी हैं गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियों की भांति। लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली है सब। अगर किसी को गैप चाहिए बच्चों के बीच में तो वो इम्प्लांट करवा सकते हैं। ठीक है सर। अब आती हैं आपातकालिक गर्भ निरोधक। आपातकालिक गर्भ निरोधक ये मैथुन के 72 घंटे के भीतर जो असुरक्षित मैथुन है, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का संयोजन लिया जाता। ठीक है साहब, और कब तक लेना चाहिए? 72 घंटे के भीतर। तो ये अच्छा काम करेगी। अब अगर परमानेंट इलाज चाहिए गर्भावस्था से या गर्भधारण से, तो इसके लिए आती हैं शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें वंध्यकरण भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं साहब? वंध्यकरण। कब यूज किए जाते हैं? जब दंपत्ति को आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। प्लस ये एक स्थायी साधन है कि नहीं है? बिल्कुल स्थायी माध्यम है। किस सिद्धांत पे काम करता है? अगर सिद्धांत पूछ लिया जाए आपको, तो युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है। युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है। अब आप सबके सब जानते हैं ये कितने टाइप से होता है साहब? 2 टाइप से, यानी कि पुरुष के अंदर भी किया जा सकता है और स्त्री के अंदर भी। आमजन की भाषा में इसे आप जानते हो क्या बोलते हैं? नसबंदी। ठीक है। एक होती है वैसेक्टोमी। किसके अंदर होगी साहब वैसेक्टोमी? पुरुष के अंदर। और दूसरी होती है ट्यूबेक्टोमी। और किसके अंदर होती है साहब ट्यूबेक्टोमी? स्त्री के अंदर।
वैसेक्टोमी पुरुष के अंदर क्या किया जाता है साहब? शुक्र वाहक में कट किया जाएगा और उसे बांध दिया जाएगा ताकि शुक्राणु का परिवहन ना हो। और ट्यूबेक्टोमी के अंदर डिम्ब वाहिनी, दूसरे शब्दों में डिम्ब वाहिनी को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कट किया जाएगा, उसे बांध दिया जाएगा। इससे भी क्या होगा? युग्मक का परिवहन नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझें तो आप देख सकते हैं वासेक्टोमी के अंदर वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक को कट और बाइंड किया गया है, और जबकि ट्यूबेक्टोमी जो स्त्रियों में होती है, फैलोपियन ट्यूब को ये देखिए यहाँ पे कट एंड बाइंड किया गया है। ठीक है साहब, तो ये आपके नसबंदी हो गई। और अब हम बात करें इतने सारे गर्भ निरोधक जो हमने पढ़े हैं उनके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, ये संभावित दुष्परिणाम हो जरूरी नहीं है पर संभावित है। पहला मतली, उदरीय पीड़ा, सब जानते हैं आप, पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है सर, उदरीय पीड़ा। बीच बीच में रक्तस्राव, चौथा अनियमित आर्तव चक्कर यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ तक कि सबसे भयंकर स्तन कैंसर जैसी बातें भी देखने को मिली है। होते हुए भी हमें अपनाना है गर्भ निरोधकों के उपाय। और अब हम पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसे हम क्या बोलेंगे साहब? एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, कॉल्ड एमटीपी। क्या है साहब ये? देखिए, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या बोलेंगे हम? सगर्भता का चिकित्सीय समापन, या इसे हम बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एमटीपी। भारत में जो कानूनी स्वीकृति है एमटीपी के लिए वो कब दी गई साहब? 1971 में। याद रखना, ये भारत में। और अब हम बात करें कि ये एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों जरूरी है? पहला, अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति। उदाहरण के लिए लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंध, उदाहरण के लिए असुरक्षित यौन संबंध, जो कैसे किए गए हैं साहब? लापरवाही से। ठीक है। दूसरा, कोई गर्भ निरोधक यूज कर रहे थे और वो क्या हो गया साहब? फेल हो गया, यानी कि गर्भ निरोधक असफल हुआ है, तब भी एमटीपी कानूनी रूप से मान्य है। और आप समझते हैं बलात्कार वगैरह रेप केस जो होते हैं उनमें भी मान्य। अब कब कब सुरक्षित है और कब कब ये प्रॉब्लमेटिक है? अगर मैं बात करूं पहली तिमाही, जो कि लगभग 12 सप्ताह है, अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित मानी जाती है, तो 12 सप्ताह तक कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जैसे ही आप द्वितीय तिमाही में जाएंगे यानी कि 24 सप्ताह, तो ये संकटपूर्ण और घातक हो जाता है। और ज्यादातर एमटीपी जो है वो कानूनी रूप से, तुम जानते ही हो, ज्यादातर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जिसकी वजह से केस क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं।
ठीक है। तो ज्यादातर एमटीपी गैर कानूनी रूप से और अकुशल नीम हकीमों से कराई जाती हैं, जिसके कारण केस बिगड़ जाते हैं। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको आनी ही चाहिए। ठीक है। और अब हम बात करेंगे यौन संचारित संक्रमण की। क्या है साहब यौन संचारित संक्रमण? रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचरित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण या एसटीआई या रतिज रोग, और अगर मैं बोलूं तो वीडी अथवा जनन मार्ग इन्फेक्शन, और इसी का नाम है आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। इतने सारे नामों से ये आ सकता है सब। और इसके उदाहरण आप जानते ही हैं। सुजाक का दूसरा नाम क्या है साहब? गोनोरिया। और कौन हो सकता है साहब? सिफिलिस हो सकता है। हर्पीज हो सकता है कि नहीं हो सकता? जनिक परिस्पर, जन क्लेमेडियता, ट्राइकोमोनिस्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत बी, एवं एचआईवी और एड्स। आप जानते हैं एचआईवी, एड्स और यकृत बी को छोड़ के बाकी सबका इलाज संभव है समय रहते। और बाकी सबके लिए अगर कॉमन लाइन बोली जाए तो आप समझदार हैं, वो कॉमन लाइन क्या होगी साहब? बचाव ही उपाय है। बस यही है। और कैसे कैसे बच सकते हैं? पहली बात, अनजान व्यक्ति और बहुत व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना हो। दूसरा, ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, सदैव कंडोम का उपयोग करें साहब। तीसरा, अगर कोई आशंका है तो जांच कराएं। प्रारंभिक जांच के लिए डॉक्टर से मिलें और इलाज कराएं। ठीक है साहब। तो ये आपके यौन संचारित रोग थे। ज्यादा डिटेल में या विस्तृत रूप से हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग में पढ़ते हैं। और अब बात करते हैं वंध्यता। उन्मुक्त यानी कि फ्रीली और असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ हों। वे यानी कि दंपत्ति। ठीक है। तो वो क्या होती है साहब? वंध्यता होती है। क्या कारण हो सकते हैं वंध्यता के? इनकी अगर हम बात करें तो शारीरिक कारण हो सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या कारण जन्मजात हो सकते हैं? बिल्कुल। रोगजन्य हो सकते हैं, औषधिक हो सकते हैं, प्रतिरक्षात्मक तथा मनोवैज्ञानिक। कोई भी कारण हो सकता है सर। यहाँ पे विशेष तकनीक है जो हेल्प करती हैं। विशेष तकनीकों द्वारा बच्चे पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीक है सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोले तो ART कहलाती है। क्या कहलाती हैं साहब? ART। एक एक करके हम पढ़ेंगे ART को। इनमें सबसे पहले आती है पात्रे निषेचन।
पात्र निषेचन को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? आईवीएफ। फुल फॉर्म क्या है आईवीएफ की? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण क्या कहलाएगा साहब? ये ईटी कहलाएगा कि नहीं? भ्रूण स्थानांतरण, यानी कि शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन कराया जाता है और फिर उस भ्रूण को ट्रांसफर कर दिया जाता है गर्भाशय में। इसका जो लोकप्रिय रूप है, आपने सुना होगा, होल्ड ड्रिंक्स देखी होंगी, वो कौन है? टेस्ट ट्यूब बेबी। किन के लिए सलाह दी जाती है इसकी? उन महिलाओं के लिए सलाह दी जाती है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, और अगर कर सकती हैं तो फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत हो। अब महिलाएं हैं तो पुरुष के लिए भी तो सलाह होगी, बिल्कुल सर। और को जो शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके लिए आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी सलाह दी जाती है। दूसरी विधि आती है आईसीएसआई। आईसीएसआई की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या कहलाता है? आईसीएसआई। क्या होता है साहब आईसीएसआई के अंदर? किन के लिए होता है साहब? जिन मुख्य रूप से पुरुष बांझपन के इलाज के लिए उपयोग होता है। अब दो केस हो सकते हैं साहब, कि या तो शुक्राणु जो है वो स्खलित में शुक्राणु कम है, या स्खलन में जो शुक्राणु हैं उनकी गतिशीलता कम है। दोनों ही केसों में क्या यूज किया जाएगा साहब? आईसीएसआई। क्या होता है आईसीएसआई के अंदर? इसके अंदर शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में क्या किया जाएगा साहब? अंतःक्षेपित किया जाएगा। और किसकी मदद से? इंजेक्शन, ठीक है, अंतःक्षेपित किया जाता है। और यही क्या कहलाता है आपका? आईसीएसआई। ऐसे ही अगली विधि की हम बात करते हैं जो कि है जिफ्ट। जिफ्ट को ही, या फुल फॉर्म क्या है जिफ्ट के साथ? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहलाएगा सर? जिफ्ट कहलाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब क्या है, देखिए, जो हमने ऊपर आपको आईवीएफ बताया, तो जब आईवीएफ के पश्चात एम्ब्रियो को आठ सेल स्टेज में फीमेल के, यानी कि स्त्री, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं साहब? जिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक और आती है आईयूटी। और आईयूटी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होगा साहब? जब आईवीएफ के पश्चात 8 से अधिक अवस्था, और अधिकतम कितनी हो सकती है साहब? 32, यानी कि 32 कोशिकाओं तक, 8 से अधिक अवस्था में फीमेल के यूट्रस में स्त्री के गर्भाशय में
स्थानांतरित किया जाता है। और ये कितने में किया जाता है साहब? 8 से अधिक, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 32, और 8 तक है तो कौन सा है? जिफ्ट है, ठीक है, और 8 से अधिक है तो IUT। अब हम बात करते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन की। पहले जो हमने बात की थी वो इन विट्रो था, अब हम बात कर रहे हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे साहब? निषेचन। तो जब निषेचन प्राकृतिक वातावरण अर्थात स्त्री या मादा के फैलोपियन ट्यूब में हो, तो इसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है साहब। अगर मैं बोलूं आर्ट तकनीक में इस प्रक्रिया से बच्चे इस प्रक्रिया से बने एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को निसंतान स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसी विधियों में एक और आती है जिसे हम बोलते हैं AI। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है साहब, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब ये क्या काम करती है इसके बारे में बात करते हैं। AI में क्या होता है? तो जब कृत्रिम तरीके से जब सीमन को स्त्री के योनि में, या मैं बोल सकता हूं गर्भाशय, स्थानांतरित किया जाता हो, योनि या गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे साहब? AI बोलेंगे। नेक्स्ट जो विधि आती है, अगली विधि, वो है IUI। इसे बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है? जब सीमन को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता हो, तो क्या ये AI का ही पार्ट है? पर कब? जब ये गर्भाशय में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? IUI। एक और है साहब जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट, और इसकी फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होगा? तो आप नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब युग्मक को किसी स्वस्थ मादा, इसके अंदर क्या होता है साहब? जब गैमेट को किसी, इसके अंदर क्या होता है साहब? जब युग्मक को किसी दाता स्त्री से लेकर निसंतान स्त्री के, या वो स्त्री जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही है, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित
तो इसे हम क्या कहेंगे साहब? गिफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो दाता स्त्री से लेना है जो स्वस्थ है और उसे ऐसी स्त्री में ट्रांसफर करना है जो युग्मक नहीं उत्पन्न कर पा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म कर लिया है एक लेक्चर के अंदर, और यहीं पे आपको इसके टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू, जो कि पहले से लेक्चर अवेलेबल है, यहाँ से पढ़ने के बाद वो जरूर सॉल्व करें, बोर्ड के हिसाब से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। और आप चाहते हैं ये सीरीज चलती रहे तो कमेंट में यस लिखें।